अगले कुछ मिनटों में ये आपके सामने साबित करूंगी कि कैसे पिछले 11 साल में ये पूरा जो मोदी नाम का तमाशा भारत के बाहर, भारत की सरहदों के बाहर जो खड़ा किया गया हमारे सामने, ये सब कुछ एक फेक न्यूज था। $1 लाख यानी कि कंपनियों को देने पड़ेंगे तब जाके आपको ये वीजा मिलेगा। $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card. They love it. They love it. They really love it. They need it. सिर्फ इसको 2 साल गुजरे हैं जब नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही कि H1 वीजा के लिए जो प्रोफेशनल वीजा है उसको रिन्यू कराने के लिए आपको अमेरिका से बाहर जाने की जरूरत नहीं। यानी अब जबकि संकट की घड़ी आई कि अपने देश के लिए खड़े होने का वक्त आ गया, वो कह रहे हैं हमारा देश अमेरिका है। ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है जो मिला है मोदी जी को। स्ट्रेटेजी थी मोदी जी की डायस्पोरा को डिप्लोमेसी का सबसे अहम इंस्ट्रूमेंट बनाना, वो बिल्कुल कोलैप्स हो गया है। और मोदी जी खुद की छवि जो है, जो विश्वगुरु की छवि काफी ट्रंप ने गिरा दी है, सब मानते हैं। तो स्टेडियम में लाखों लोगों की या हजारों लोगों की इस भीड़ को जमा करना, भारत के टैक्स पेयर के पैसे पे जमा करना, ये सब कुछ भारत के हितों की कीमत पर हुआ ताकि नरेंद्र मोदी को बार बार एक लोकप्रिय नेता के तौर पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा सके। जो विश्व में भारत की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है आज की तारीख में, और आइसोलेट हो गया भारत। अब लोगों की समझ में आ गई है कि ये सारा जो उन्होंने ये जो विश्वगुरु का जो एक बड़ा सा एक बिल्डअप किया था इमेज, वो अब बिल्कुल उसका पर्दाफाश हो चुका है। मोदी 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 पिछले 11 साल में आप मुझे ईमानदारी से बताइए कितनी बार ऐसा हुआ जब भी नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, यूरोप गए, इंग्लैंड गए या फिर ऑस्ट्रेलिया गए या फिर अफ्रीका भी गए, जहां पर इस तरह से नारे लगाने वाले दर्जनों लोग नहीं मिल गए। इस तरह की औरतें मिली जो रो रो कर ये कह रही थी कि 1000 साल में भारत में इस तरह के महापुरुष पैदा नहीं हुए। नरेंद्र मोदी जी चीन से लेकर जापान तक गए, वहां भी लोग संस्कृत और हिंदी में गाने गा रहे थे, श्लोक गा रहे थे, राष्ट्रीय गान गा रहे थे, नरेंद्र मोदी के नारे लगाए जा रहे थे। ये सब कुछ एक फेक न्यूज था। मैं अगले कुछ मिनटों में ये आपके सामने साबित करूंगी कि कैसे पिछले 11 साल में ये पूरा जो मोदी नाम का तमाशा भारत के बाहर, भारत की सरहदों के बाहर जो खड़ा किया गया हमारे सामने, वो भी भारत के टैक्स पेयर के पैसे पर। भारत की सरकार ने, भारत के टैक्स पेयर ने इस पूरे तमाशे के पैसे दिए, चाहे वो मेडिसिन स्क्वायर में नरेंद्र मोदी के नारे लगाए जा रहे हों, चाहे वो अब की बार ट्रंप सरकार यानी कि दूसरे देश के चुनावों में दखलंदाजी देने की कोशिश की जा रही हो। ये सब कुछ एक फेक न्यूज था। ये बात सामने आ गई है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया कि भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया जाएगा और साथ ही H1B वीजा यानी अमेरिका में जो नौकरी करने के लिए जिस वीजा की जरूरत होती है, खासकर जो बड़ी पोजीशन पर, एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पर जिस वीजा की जरूरत होती है, जिसमें 75% पूरा जो अमेरिका का कोटा है वो सिर्फ भारतीयों को मिलता है। और एक तरह से भारत के जो लोग हैं उनका जो अमेरिकन ड्रीम है, जो अमेरिकन सपना है, वो पूरा इस H1B वीजा पर अभी तक था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि ये H1B वीजा जो है ये $1 लाख यानी कि कंपनियों को देने पड़ेंगे तब जाके आपको ये वीजा मिलेगा। तो इस सब के बाद जिस तरह से पूरा ये अमेरिकन ड्रीम जो भारत का और भारतीय लोगों का ये पूरी तरीके से चकनाचूर हुआ, उसके बाद से सवाल लगातार ये बन रहे थे कि नरेंद्र मोदी आखिर कर क्या रहे थे। इतने सालों से साल में कई बार जो अमेरिका जा रहे थे, वहां जो प्रवासी भारतीय थे उनसे मिल रहे थे, जो रईस लोग हैं वहां, अरबपति लोग हैं, उन सब के दरमियान जिस तरह की एक भूमिका बन रही थी कि नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व गुरु बना दिया है। ये कैसा विश्व गुरु है जिसको कान पकड़कर डोनाल्ड ट्रंप जो चाहे करवा रहे हैं, जो चाहे कह रहे हैं। तो जब शशि थरूर ने यह मुद्दा उठाया कि जो डायस्पोरा जिसे हम कहते हैं, यानी कि जो प्रवासी भारतीय हैं, भारतीय मूल के लोग जो अमेरिका में रहते हैं, उनके खड़े होने का वक्त आ गया है, भारत के हितों की रक्षा करने का वक्त आ गया है। जब वो लोग इतने प्रभावशाली हैं कि वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं, इसके अलावा जो वहां प्रशासन है, यानी कि जो राष्ट्रपति का प्रशासन है, व्हाइट हाउस में भी कई ऐसे इन्फ्लुएंशियल भारतीय हैं जो वहां रहते हैं, काम करते हैं, आखिर वो लोग कहाँ हैं? शशि थरूर ने जब ये कहा कि मेरी मुलाकात हुई 5 सांसदों से और सब के सब वो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, उन सब ने ये कहा कि भारत की तरफ से उन लोगों के पास कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई नुमाइंदगी नहीं पहुंची कि हमारा जो ओरिजिनल देश है,
जो जहाँ हम पैदा हुए या हमारे माँ बाप या हमारे दादा दादी पैदा हुए, जो हमारा ओरिजिनल देश है, उस देश के हितों की के लिए हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कोई भी भारतीय जो वहाँ बसा हुआ है, जो वहाँ से फायदा उठा रहा है, भारतीय मूल का व्यक्ति है, रईस लोग हैं, बहुत प्रभावशाली लोग हैं, कोई भी मिलने नहीं पहुंचा। जब इन सांसदों ने शशि थरूर को बताया तो उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा, वीडियो भी उन्होंने जारी किया। उसके बाद जो जो हुआ वो बहुत दिलचस्प है। वो मैंने जैसे आपको कहा कि पूरे तरीके से इस पूरी एक तरह से तार को हमारे सामने रख देता है। ये जो कड़ी है, पूरी जो चेन है, उसकी एक-एक कड़ी हमारे सामने खोल देता है कि यहाँ पर भारत में जो म्युनिसिपैलिटी का भी इलेक्शन हो, उसमें भी आप समझ लीजिए कहते हैं कि मोदी ने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन इतना तो ज़रूर किया कि डंका बजवा दिया। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। अब डंका इस तरह बज रहा है कि वो लोग जो बीजेपी, आरएसएस का पैसे से समर्थन करते रहे, जिन्होंने लाखों डॉलर भेजे कि यहाँ पर हिंदुत्व का एक राज्य बनाया जाए, एक ऐसा बहुसंख्यकवादी राज्य बनाया जाए जिसमें किसी और दूसरे की कोई जगह ना हो। खासकर आप ये देखिए जो प्रभावशाली लोग हैं, वो सीईओज, डॉक्टर्स और जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनमें ज्यादातर उच्च जाति के लोग हैं। वही लोग जो कि भारत में यहाँ पर एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और इसीलिए बीजेपी आरएसएस को फंड करते रहे, आज नरेंद्र मोदी को पूरे तरीके से लावारिस छोड़ रहे हैं। कैसे छोड़ रहे हैं? अभी शशि थरूर के इस बयान के बाद बात की भाई डायस्पोरा है कहाँ? जब शशि थरूर ने ये कहा तो उसके बाद फौरन धड़ल्ले से एक के बाद एक धड़ाधड़ आर्टिकल्स आने शुरू हो गए, ट्वीट्स आने शुरू हो गए। उनकी कुछ की बयानगी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि कैसे वो लोग जो पहले फंड कर रहे थे नरेंद्र मोदी आरएसएस को, अब जबकि संकट की घड़ी आई कि अपने देश के लिए खड़े होने का वक्त आ गया, वो कह रहे हैं हमारा देश अमेरिका है, हम यहाँ पैदा जरूर हुए या हमारे माँ बाप यहाँ पैदा हुए या हमारी जड़ें यहाँ पर हैं, लेकिन जो हमारा अडॉप्टेड कंट्री है, जिसने हमें गोद लिया या हमने जिसको गोद लिया, वो हमारी जो असली वफादारी है वो उस मुल्क के लिए है, भारत के लिए नहीं है। यहाँ आप ये देखिए कि दो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स छपे हैं और खासकर मैं आपको बताना चाहती हूँ हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की डायरेक्टर सुहाग ए शुक्ला, इन्होंने खासकर जिस बात को लिखा है, ये वो फाउंडेशन है जो बढ़ चढ़कर बीजेपी आरएसएस का समर्थन लगातार करती रही है, लेकिन अब किस तरह से दामन बचा रहे हैं और कहूं मैं किस तरह से कन्नी काट रहे हैं, पूरी तरीके से लावारिस छोड़ दिया है नरेंद्र मोदी को, भारत की सरकार को कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी सारी वफा, हमारी सारी लॉयल्टी उस देश के लिए है जिस देश ने हमें रईस बनाया, इतना बड़ा बनाया। ये क्या फरमाती हैं सुहाग शुक्ला, कह रही हैं भारत सरकार अपनी तेल नीति आयात शुल्क तय करने से पहले क्या हमसे सलाह लेता है? शशि थरूर और भारत सरकार को भी ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हम उनके जो नीतिगत फैसले हैं अमेरिकी सरकार के सामने उसकी पैरवी करें। हमसे उम्मीद मत करिए कि हम कोई पैरवी करेंगे। इसके लिए वो लॉबीस्ट क्यों नहीं रख लेते? लॉबी जिन्हें हम कहते हैं, यानी वो लोग जो कि आपकी एक तरह से सिफारिश करते हैं, भारत की सिफारिश करेंगे अमेरिका से, उनको क्यों नहीं रख लेते हैं? फिर भी हम हमेशा भारत और अमेरिका जो दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे पुराना लोकतंत्र है, उनके बीच बेहतर संबंधों के लिए काम करते हैं, चाहे वो अमेरिका और भारत का सिविल न्यूक्लियर समझौता हो, पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देता है उसको काउंटर करना हो, या फिर कश्मीर पर जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तब भी हमने भारत का सपोर्ट किया था। ये तमाम चीजें हम करते रहते हैं, हम ये भी करते हैं, हम निशाने पर रहते हैं ज्यादातर जो खालिस्तानी लोग हैं, वामपंथी लोग हैं और एंटी हिंदू सारे समूह हैं, उनके निशाने पर रहते हैं। तो शशि थरूर जी हमारी आलोचना करने से पहले हमारी जगह पर खुद को रख के देखें। सीधे सीधे ये सुहाग शुक्ला ने पूरा दामन झाड़ लिया, किनारा कर लिया कि हमें कोई मतलब नहीं है भारत में क्या हो रहा है, भारतीय लोगों के साथ क्या हो रहा है, और साथ साथ अब ये इस बात का एक उदाहरण भी दिया। इन्होंने द प्रिंट में आर्टिकल लिखा, ये देखिए अपने सामने उदाहरण दे दिया कि पाकिस्तान जो है महीने पर $6 लाख खर्च करता है, एक जरा सा पिद्दी सा मुल्क जिसको हम फेल्ड स्टेट कहते हैं, जिसकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, जो आतंकवाद को एक तरह से अपनी राष्ट्रीय नीति के तौर पे आगे बढ़ाता है, उसने कितना ज्यादा अपने हितों को आगे बढ़ाया कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से वहां के सेना अध्यक्ष को खासकर ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के बाद के दिनों में व्हाइट हाउस में बुलाकर उन्हें लंच कराते हैं। वो देश जिसको अगर आबादी के हिसाब से भी देखें, भारत और पाकिस्तान को आप देखिए तो भारत कुछ भी ना सही तो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट तो है, सबसे बड़ा बाजार है जहां आप सबसे ज्यादा सामान बेच सकते हैं। पाकिस्तान की तो आबादी भी उतनी ज्यादा नहीं है कि उस लिहाज से भी उसको अहम माना जाए। उसके बावजूद सुहाग कह रही हैं कि $7 मिलियन एक साल में खर्च करता है पाकिस्तान लॉबीस्ट के ऊपर, और भारत को अगर देखा जाए तो सिर्फ ये 2,75,000
भारत खर्च करता है, जो गवर्नमेंट हमारी भारत की है वो इतना पर मंथ खर्च करती है, और ये खर्च करते हैं 6 लाख, यानी छोटा सा देश 6 लाख खर्च कर रहा है और भारत जो है वो 2,75,000 सिर्फ इतना खर्च कर रहा है। तो अपने आप में ये देखने वाली बात है कि किस तरह से आप ये कीजिए, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, बाहर से आप लोग लेकर आइए जो आपके लिए लॉबी करें। दूसरी बड़ी बात आप ये देखिए, विवेक वाधवा इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने आर्टिकल लिखकर बाकायदा ये बोला है कि नरेंद्र मोदी के स्वागत में स्टेडियम में लाखों लोगों के जमा करने के बजाय जरूरत इस बात की थी कि भारत जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का रास्ता अपनाते हुए पब्लिक डिप्लोमेसी करता, यानी कि हार्ड डिप्लोमेसी करता। सिर्फ बॉलीवुड नहीं, सिर्फ बिरयानी नहीं, सिर्फ हिंदी सिनेमा नहीं, इस सब से कोई काम नहीं बनेगा, ना बॉलीवुड से, ना भांगड़ा से, ना बिरयानी से। जो एक हार्ड स्ट्रेटेजी बनानी थी, पब्लिक डिप्लोमेसी करनी थी, वो सब कुछ नहीं किया। सिर्फ मोदी 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 करके, सिर्फ इसलिए कि भारत में लगातार ये लोग समझते रहे कि देखिए कुछ भी नहीं हुआ तो भारत का नाम रोशन हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को घुटनों पे अपने ला दिया है। जब ये बार बार भारत के लोगों को समझाया गया तो राष्ट्रीय चुनाव से लेकर राज्य के चुनाव से लेकर जो म्यूनिसिपैलिटी तक का चुनाव है वहां पर भी लगातार लोगों को कन्विंस ये किया गया कि आप इसलिए वोट दीजिए नरेंद्र मोदी को, क्योंकि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है। अब ये डंका जो है पूरी तरीके से फट चुका है। ये एक फेक न्यूज थी। भारत के राष्ट्रीय हित, भारत के लोगों के हित की कीमत पर नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता का ये पूरा तमाशा तैयार करते रहे, और अब आके ये पता चल रहा है कि वो लोग जिनको सीढ़ी बनाकर वो ऊपर चढ़ना चाहते थे, उन लोगों ने पूरे तरीके से दर बदर कर दिया, पूरे तरीके से कह दिया, दामन अपना बचा लिया और लावारिस छोड़ दिया नरेंद्र मोदी को भी, भारत की जनता को भी, कि भाई अपना अपना देखिए, अब वक्त आ चुका है, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। और ये बहुत पहले की बात नहीं है, सिर्फ इसको 2 साल गुजरे हैं जब नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही वहां जो प्रवासी भारतीय हैं उनसे, अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोग की H1 वीजा के लिए जो प्रोफेशनल वीजा है उसको रिन्यू कराने के लिए आपको अमेरिका से बाहर जाने की जरूरत नहीं, यानी एग्जिट करने की जरूरत नहीं है वीजा के लिए। आपको ये फैसला हो चुका है कि आप यहीं रह सकते हैं और वापस आपका वीजा रिन्यू हो जाएगा। तो क्या अब नरेंद्र मोदी जब अमेरिका जाएंगे या बाकी पश्चिमी देशों में जाएंगे तो क्या मोदी मोदी कहने वाले वो लोग जो उनके लिए स्टेडियम भर दिया करते थे, जो लोग अब ये कह रहे हैं कि सबको अपनी अपनी देखनी है, सबको अपने अपने हालात देखने, हम आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकते, क्या वो लोग गायब हो जाएंगे? कौन वो लोग थे जो वाकई रो रो कर कहते थे कि 1000 साल में एक ऐसा नेता पैदा हुआ है भारत की धरती को बचाएगा, और वो लोग भारत को बचाने को तैयार नहीं है, मोदी को बचाने को तैयार नहीं है। M.K. वेणु द वायर के फाउंडिंग एडिटर। तो वेणु, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, चाहे ये सुहाग ये शुक्ला हो, ये इसके अलावा विवेक वाधवा हो, ये तमाम लोग वो थे जिन्होंने भारत में नरेंद्र मोदी को और RSS को इन्होंने लाखों डॉलर्स भेजे वहां से, और एक तरह की खास आइडियोलॉजी को ये आगे बढ़ाने की लोग कोशिश कर रहे थे, अमेरिका में रह के भारत के चुनाव को प्रभावित कर रहे थे। अचानक ये लोग क्यों कहने लगे कि हमारी अडॉप्टेड लैंड के प्रति हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है? एक तरह से पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ लिया इन्होंने, अबैंडन कर दिया है, लावारिस छोड़ दिया नरेंद्र मोदी को। तो अरफा, ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है जो मिला है मोदी जी को। इसको समझना बहुत जरूरी है। मोदी जी जब 2014 में जब पावर में आए तो आपको याद होगा ये अपनी कई विदेश यात्रा में जो डायस्पोरा के साथ इन्होंने जो संघ परिवार ने खासकर, और RSS इसमें बहुत एक्टिव रहा है, और RSS का जो अमेरिका का जो उनका जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन उनकी है, कई जो सदियों से उन्होंने अपना क्रिएट किया हुआ है, उन्होंने करोड़ों रुपए डॉलर इकट्ठा करके बड़े बड़े स्टेडियम में ये लोग प्रोग्राम करते थे, और उनका एक स्ट्रैटेजी था कि जो कूटनीति में डायस्पोरा का जो रोल है उसको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाना, और किस तरह कि इंडिया बिल्कुल वर्ल्ड स्टेज में एकदम इमर्ज हो गया है, और पैसे वाले इंडियन सब जगह उनकी पावर बढ़ गई है, इन्फ्लुएंस बढ़ गया है सरकारों के साथ, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो। यहाँ तक कि ये चीजें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सब जगह किया उन्होंने, कि जो जापान में किया इंडियन। तो ये एक मोदी जी की अपनी एक्सक्लूसिव पोजिशनिंग थी कि किस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश के जो हिंदुस्तानी जो अच्छा कर रहे हैं, और उनका जो उनकी जो अपनी जो पावर जो उनकी सरकारों के साथ उन्होंने क्रिएट की है, उसका पूरा इस्तेमाल इंडिया के प्रोग्रेस के लिए वगैरह होगा।
ये उन्होंने, मोदी जी ने अपने पर्सनल ब्रांडिंग उन्होंने करी कि ये काम, ये आप ध्यान रखिएगा, उन्होंने ये भी प्रोजेक्ट किया संघ परिवार ने कि ये काम केवल मोदी के कार्यकाल में हुआ, उससे पहले कभी नहीं हुआ। उससे पहले जैसे आपने देखा होगा मनमोहन सिंह या इवन वाजपेयी ऐसा कोई बड़े बड़े स्टेडियम में 20-20, 30-30 हजार लोगों के साथ कार्यक्रम नहीं करते थे अमेरिका में, कहीं पे भी हो, जैसे इन्होंने ह्यूस्टन में किया था ट्रंप के साथ। तो मगर अब क्या हो रहा है कि वो सारी चीजें अब बिल्कुल अब जिस तरह ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के बाद और ट्रंप साहब के आने के बाद जिस तरह इंडिया के खिलाफ इतने ज्यादा, मतलब अमेरिका ने, ट्रंप ने कदम उठाए हैं, और आर्थिक जो मार जो इंडिया को पड़ी है सबसे ज्यादा, 50% टैरिफ आप जो भी ले लीजिए, और अभी H1B वीजा, तो ये बिल्कुल ये जो सारी जो इनकी जो स्ट्रेटेजी थी मोदी जी की, डायस्पोरा को डिप्लोमेसी का सबसे अहम इंस्ट्रूमेंट बनाना, वो बिल्कुल कोलैप्स हो गया है। और मोदी जी खुद की छवि जो है, जो विश्वगुरु की छवि काफी ट्रंप ने गिरा दी है, सब मानते हैं। तो अब शशि थरूर साहब इनको ब्लेम कर रहे हैं, जो अपने जो रईस इंडियंस हैं और पैसे वाले इन्फ्लुएंशियल इंडियन अमेरिकन। अब वो इंडियन अमेरिकन घूम के ये बोल रहे हैं कि असली जो डिप्लोमेसी वो तो आप इंडियन सरकार को करनी चाहिए थी, जैसे पाकिस्तान की सरकार कर रही है, चुपचाप ट्रंप साहब के साथ बिल्कुल लॉबिंग में पैसे खर्चना और कई चीजें, वो चीज अहम है। बाकी जो डायस्पोरा का जो इस्तेमाल करना, चाहे वो चाइना का डायस्पोरा हो या पाकिस्तान का या इंडिया का, वो एक सेकेंडरी मामला है। वो एक किस्म से वो एक सॉफ्ट पावर ही दे सकता है। हार्ड पावर तो वही है जो आप देश अपनी जो कूटनीति, अपनी सरकार की जो कूटनीति, वो किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करती है, वो है हार्ड पावर। और वो जी हाँ, तो वेणु मुझे बताइए कि क्या इसको आसान शब्दों में ये समझा जाए कि हमारे सामने जो अब तक पूरे 11 साल से जो नौटंकी हो रही थी, जो हमारे सामने नुमाइश और तमाशा पेश किया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी के जरिए भारत इतना लोकप्रिय हो चुका है, मोदी इतिहास में पहले ऐसे नेता हैं जिन नेता के जरिए पूरा हम विश्व गुरु बन चुके हैं, और इस तरह से बोलते थे लोग जो नरेंद्र मोदी को सपोर्टर थे, वो कहते थे अरे भाई वो अमेरिका क्या चीज है, अरे भाई वो ट्रंप क्या चीज है। देखिए हमारे आगे टीवी चैनल्स को अगर आप देखते तो आपको लगता है कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई नेता नहीं है, और वाकई हम विश्व गुरु बन गए हैं। तो ये सब कुछ अगर सीधे शब्दों में कहूं तो स्टेडियम में लाखों लोगों की या हजारों लोगों की इस भीड़ को जमा करना, भारत के टैक्स पेयर के पैसे पे जमा करना, ये सब कुछ भारत के हितों की कीमत पर हुआ, ताकि नरेंद्र मोदी को बार बार एक लोकप्रिय नेता के तौर पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा सके, जबकि असलियत में जमीन पर उनकी कोई खास हैसियत नहीं बन पाई थी जो ग्लोबल स्टेज है उस पर। बिल्कुल अरफा, ये एक किस्म से बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। ये पूरा इकोसिस्टम इस सरकार का मोदी जी की छवि को प्रोटेक्ट करने में और उसको बढ़ाने में लगा रहा है, और इसके चलते भारत को जो नुकसान हुआ उसका अभी तक कोई आकलन नहीं कर रहा, क्योंकि आज की तारीख में भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है बिल्कुल कोलैप्स कर गया। और भारत जो विश्व में भारत की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है आज की तारीख में, और आइसोलेट हो गया भारत। चाहे आप यूएस ले लें, ना जो बड़े बड़े पावर्स है, ना यूएस से कोई खास हमें मदद है, ना चाइना की तरफ हम भाग रहे हैं, चाइना से भी नहीं है। रशिया भी थोड़ा बहुत, रशिया से हमारे रिश्ते अच्छे रहे, मगर वो भी चाइना के साथ है, और वो भी पाकिस्तान के साथ ज्यादा घुल मिलकर आजकल वो लोग काम कर रहे हैं। तो एक तरह से मैं कहूंगा कि जो इनकी अपनी जो छवि जो है, पर्सनल इमेज इन्होंने, मोदी जी ने बर्निश करी है, बनाई है, पूरे चमकाई है पिछले जो 8-10 साल में, वो अब बिल्कुल वो गिरती हुई दिख रही है और बिल्कुल कोलैप्स कर गई है। इसी वजह से मैं कहूंगा अरफा, इन्होंने लीडरशिप क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लीडर, जब असली वक्त होता है, जब जरूरत होती है, तब आपको जाना चाहिए। वो अब यूएन जनरल असेंबली में आप देखिए, मोदी जी गए नहीं, क्योंकि वहां पे सारे जो हेड्स ऑफ स्टेट थे, और उन्हें अगर जाते तो ट्रंप की बात सुननी पड़ती। वहां पे ट्रंप ने वहां फिर रिपीट किया कि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के जो वॉर को रुकवाया, जो बिल्कुल न्यूक्लियर स्थिति तक पहुंच चुकी थी। और अब वहां पे ना जाना, मैं तो कहता हूँ कि अगर मोदी जी में वाकई अगर एक लीडरशिप का वो होता, तो अगर वो न्यूयॉर्क जाते, यूएन जनरल असेंबली में पार्टिसिपेट करते, जवाब देते,
और वहां पे जाके फिर डायस्पोरा से फिर बात करते हैं ना, डायस्पोरा को बुलाते, ऐसे वक्त पे बुलाना चाहिए डायस्पोरा को। तो अब एक बात मैं आपको कहूंगा आरफा, एक बड़े कूटनीति के विशेषज्ञ हैं ब्रह्मचलानी, जो कई वर्ष से यहाँ दिल्ली में कई अखबारों में लिखते रहे और टीवी में भी आते हैं। उन्होंने एक बड़ी पते की बात कही। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने मोदी जी की एक वीकनेस को पकड़ लिया है। वो वीकनेस क्या है जो आप बोल रही थी, अपनी छवि को बरकरार रखें ताकि अपनी छवि को कुछ ना होए। तो उन्होंने वो क्या कर रहे हैं कि मोदी जी को ट्वीट करते रहते हैं और उनको माय फ्रेंड और दोस्ती और ये कि बहुत अच्छे आदमी है वगैरह वगैरह बोलते हैं, और पर्सनल लेवल पे उनको खुश रखते हैं, प्रेस करते हैं। मगर जब हिंदुस्तान पॉलिसी की बात है तो हिंदुस्तान पे 50% टैरिफ लगा देते हैं। हिंदुस्तान को H1B वीजा पे इतना बड़ा $1 लाख का वो लगा दिया, और फार्मा जो इंडिया का जो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है उसको भी झटका दे रहे हैं, 100% टैरिफ। तो ये कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी ट्रम्प की ये है कि पर्सनली मोदी को आप इनको खुश रखो क्योंकि ये इनकी वीकनेस है, और दूसरी तरफ आप हिंदुस्तान पे प्रहार करो। तो आप सोचिए, ऐसा अगर ऐसी स्ट्रैटेजी बना ली है ट्रम्प साहब ने, तो ये भी आपको एक कुछ दर्शाता है। ये मोदी जी की अपनी जो वीकनेस जो है उसका वो पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बताइए मुझे कि ये टैक्स पेयर का पैसा नहीं, वेनु ये बताइए कि टैक्स पेयर का पैसा खर्च करके वाहवाही की एक पूरी नुमाइश तैयार करना, अपनी पालतू मीडिया के जरिए एक तरह की तस्वीर पेश करना, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया गया कि भारत में चुनाव जीते जा सके। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जो ग्लोबल स्टोरी थी, जो विश्व गुरु स्टोरी थी, वो फेक थी, वो पूरे तरीके से झूठ थी। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो उनका जो ये नैरेटिव बिल्ड उन्होंने किया था ये डायस्पोरा के जरिए, ये पूरा भारत के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है। मैं ये कहूंगा कि अब क्योंकि इसका पर्दाफाश हो चुका है, और अब आरटीआई में कई लोगों ने आए दिन ट्विटर में भी आरटीआई के जो आंकड़े आते रहते हैं कि कहाँ कितना खर्चा हुआ। अगर आप वो सारा मिला लें तो मेरे ख्याल आप 1000 अस्पताल खोल सकते हैं अपने यूपी और बिहार और ऐसी जो बैकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ, तो वहां पे इन्होंने इतना पैसा खर्च करके अपनी छवि को का इस्तेमाल किया डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। मगर अब वो नहीं हो रहा। अभी आप कई विशेषज्ञ बोल रहे हैं जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स के, अभी आप गांव तक भी जाएं बिहार में, यूपी में, अब लोगों के समझ में आ गई है कि ये सारा जो उन्होंने ये जो विश्वगुरु का जो एक बड़ा सा एक बिल्डअप किया था इमेज, वो अब बिल्कुल उसका पर्दाफाश हो चुका है। और अब मोदी जी इस वजह से आप देख रहे हो कि अब और उनमें और एक डेस्परेशन बढ़ गई है, और वो अब अपने 25 साल बर्थडे के इवेंट में उन्होंने कई लोगों से अपनी वो करवाई ग्रीटिंग्स, ये वो दुनिया भर के जो पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज। अभी उन्होंने हाल ही में पिछले 24-48 घंटे में आपने देखा होगा बड़े सेलिब्रिटीज को अब 24 साल की उनकी जो सरकार के आप चीफ मिनिस्टरशिप और प्राइम मिनिस्टरशिप मिला के 24 साल सरकार के हेड होते हुए उसके ग्रीटिंग्स उनको आ रही हैं। बिल्कुल। तो यानी उनकी जिंदगी में बिल्कुल तो उनकी जिंदगी में उनकी इकोसिस्टम क्रिएट कर रही हैं उनकी जिंदगी में बड़े बड़े मील के पत्थर आ रहे हैं, लेकिन भारत जो है, भारत की प्रगति एक पत्थर की तरह ही सिर्फ रुकी हुई है। इसको हम देख रहे हैं कि भारत की कीमत पर, देश की कीमत पर नरेंद्र मोदी की वाहवाही हो रही है, और वापस निकलकर 11 साल के बाद हमारे पास जो आता है वो सिर्फ एक झूठी खबर, एक फेक न्यूज आती है। बहुत बहुत शुक्रिया इनके बेनू। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।